हेलो, वेलकम बैक। जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारा जो टॉपिक है आज का ऑप्टिकल फाइबर यानी कि हम अपने इस जो हमारी यात्रा है इस इंजीनियरिंग फिजिक्स की जो सिलेबस को हम लोग पूरा कर रहे हैं, ख़ासतौर पे AQTU के हिसाब से जो है उसके हम इस आखिरी यूनिट की तरफ आ गए हैं। ऑप्टिकल फाइबर और लेज़र, दो पार्ट में आपका ये टॉपिक कंप्लीट होना है, ये यूनिट कंप्लीट होनी है। पहले हम शुरू कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर। देखो, ऐसा है, जरा इसके पीछे की पृष्ठभूमि समझ लीजिए। एक अगर मैं कहूँ कि पावर मतलब आपके पास असली ताकत क्या है, तो आप इस बात को गहराई सोचो कि जो असली पावर होती है वो हथियार रखने में नहीं होती, बल्कि इस इन्फॉर्मेशन में होती है कि आप कब उस हथियार का इस्तेमाल करोगे। यानी इन्फॉर्मेशन इज़ द रियल पावर। अगर आपके पास सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन है तो आप हमेशा उस समय में लीड करोगे। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टर हो और आपको मालूम है कि बाज़ार कब टूटेगा और कब वो फिर से उठेगा, तो आप सही समय पर शेयर की बिकवाली करके सही शेयरों की ख़रीदारी करके वॉरेन बफेट बन सकते हो। तो वॉरेन बफेट अगर दुनिया में सबसे बड़े इन्वेस्टर, सफल इन्वेस्टर माने जाते हैं, तो समहाउ उन्होंने स्किल डेवलप कर ली है कि बिल्कुल सही समय पर ये सारा काम करते हैं। तो उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने का तरीका खोज लिया है। आप खुद ही सोचिए कि कोई लड़ाई चल रही है, कोई युद्ध चल रहा है और दोनों पक्ष के पास एक दूसरे के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की होड़ लगी होती है। जिसके पास जितनी सटीक इन्फॉर्मेशन होगी उतनी ही सटीक तरीके से वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उस पर हमला करेंगे और लड़ाई जीत सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन इज़ द पावर। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि आप अभी हो और कैरियर में आपको आने क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, उन ऑप्शन की तरफ जाने के लिए सही रास्ते की इन्फॉर्मेशन है, देन यू विल बी द नेक्स्ट लीडर। सो इन्फॉर्मेशन इज़ एवरीथिंग। और आज की डेट में जबकि जो अगला समय है, आने वाला समय जो है वो इन्फॉर्मेशन का है। जो डाटा की हम बात करते हैं, डाटा साइंस, डाटा एनालिसिस, डाटा मैनिपुलेशन, मशीन लर्निंग, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर हमारे सामने इकट्ठा हो रही है। आधार कार्ड के थ्रू हमारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हो रही है, वोटर ID कार्ड के थ्रू हमारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हो रही है। आप पैन कार्ड बनवाते हो, आप तमाम तरह के पोर्टल पे अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इकट्ठा हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपनी समय बिता रहे हो, उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हो रही है। व्हाट्सएप, डिफरेंट टाइप के ग्रुप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इन सब पे आप फोटो अपलोड कर रहे हो, अपनी प्रोफाइल अपलोड कर रहे हो, ये सब डाटा इकट्ठा हो रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन है। और इन्हीं इन्फॉर्मेशन को ही अब इस डाटा को हम कितनी तेज़ी से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलोकेट कर सकते हैं, दिस इज़ द रियल पावर। आज आने वाले समय में सारी की सारी ताकत इन्हीं सब में है। आप किस कम्युनिटी के बारे में कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हो। तो आने वाले समय में लोगों की जो प्लानिंग होगी वो इसी बेस से बनेगी कि किस तरह के कंज्यूमर्स कहाँ पर रह रहे हैं और किस तरह के कंज्यूमर का क्या टेंडेंसी है, ये इन्फॉर्मेशन है। और ये बहुत पहले लोगों ने जान लिया था। मैं शुरुआत कर रहा हूँ 1900 के ज़माने में कि कितनी तेज़ी से हम अपनी जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाएँ। शायद आपको एक कहानी मालूम हो कि जो मैराथन, ओलंपिक में जो मैराथन की दौड़ होती है, मैराथन की दौड़ जो है वो असल में एक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कवायद पे ही शुरू हुई थी। हुआ ये था, कहानी कुछ ऐसी है कि मैं बहुत इस प्रिसाइसली देशों का नाम नहीं जानता हूँ, शायद एथेना और एथेंस ऐसे कोई देशों का था। तो एक देश पर हमला हुआ, इस देश पे हमला हुआ और जैसे हमला हुआ तो इस देश को, अपने मित्र देश को जो कि उससे कुछ 20-22 किलोमीटर दूर था, वहाँ इन्फॉर्मेशन पहुँचानी थी कि हमला हो चुका है, मेरी हेल्प के लिए किसी को भेजो, अपनी सेनाएं भेजो। तो यहाँ से एक उनके समय में जो सबसे अच्छा दौड़ने वाला आदमी था, उसको यहाँ से भेजा गया कि तुम जाओ उस देश में, ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाओ कि हमारे देश पे हमला हो चुका है। वो भागता है, जाता है, जैसे वहाँ पहुँचता है तो वहाँ के लोग कहते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम तेज़ दौड़ने वाले हो, तुम तुरंत वापस जाओ, कह दो कि हाँ हम अपने सैनिकों को भेज रहे हैं, इतनी देर तक बस किस तरह से अपने आप को डटाए रखें, हम लोग इतनी देर तक होल्ड करो, हम लोग आ जाएंगे। वो आदमी तुरंत ही वापस
वो दूरी तय करता है। अब ये शायद कुछ जो भी 40-42 किलोमीटर की यात्रा रही होगी, ये पूरी यात्रा वो व्यक्ति उस क्रिटिकल टाइम में ऊबड़ खाबड़ रास्तों से करता है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान था। हिस्ट्री कहती है कि वो इंसान इतनी भूख प्यास और इतने सारे फिजिकल ट्रॉमा में था कि वो आखिर में मर जाता है। लेकिन आने वाले समय में जो ओलंपिक होते हैं तो उसकी याद में वो मैराथन दौड़ शुरू होती है। ये भी एक इन्फॉर्मेशन के ट्रांसफ़र की एक कहानी है। तो ये जानकारी हमारे पास थी, और ख़ास तौर पे जब हम दुनिया वालों ने युद्ध लड़े, विश्व युद्ध लड़े, तो हमें और ज़्यादा इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि हमें इन्फॉर्मेशन को और तेज़ी से भेजना है। शुरू में इसके लिए तारों का इस्तेमाल होता था, तार के थ्रू इन्फॉर्मेशन भेजी जाती थी, सिग्नल्स के थ्रू। फिर धीरे धीरे बिना तार के हमने भेजना शुरू किया, माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करें, माइक्रोवेव भेजी, रेडियो वेव भेजी। लेकिन इनके साथ एक दिक्कत थी, जब हम सिग्नल्स को भेजते हैं, माइक्रोवेव के सिग्नल को भेजते हैं, तो वो जब हवा में जाती है तो हवा जो होता है वो अपने आप में एक मीडियम है, ऐसे इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। तो जो वेव एनर्जी है वो उस मीडियम के द्वारा कंज्यूम होती रहती है, और कंज्यूम होने की वजह से एक सर्टेन लिमिट जाने के बाद उसकी जो आप सिग्नल भेज रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो, उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ में कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो हमारे सामने रास्ता ये था कि हम किसी तरह से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को भेजें, क्विकली भेजें और कम से कम लॉस के साथ भेजें। इन दिशाओं में जब बात चल रही थी तो 1960 का जो समय था, हालांकि बात बहुत पहले से चल रही थी। टाउनसेंड करके एक फिजिसिस्ट रहे हैं, तो टाउनसेंड ने एक प्रयोग किया था रॉयल सोसाइटी में। ये है बात 1800 के आखिर में, 1900 की शुरुआत में। रॉयल सोसाइटी एक सोसाइटी थी जहाँ पर फिजिसिस्ट, केमिस्ट, साइंटिस्ट आते थे, अपने एक्सपेरिमेंट करते थे। उन्होंने क्या किया, क्या था, टाउनसेंड का हम बता रहे हैं, 1800 के आखिर की बात है। उन्होंने पानी का एक बीकर लिया, इस पानी का बीकर लेकर के इसमें पानी भर दिया और फिर यहाँ छेद कर दिया। अब हमें मालूम है कि जो ये बीकर का प्रेशर होगा, इस प्रेशर की वजह से इस छेद से पानी तेज़ी से बाहर गिरेगा। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, एक टॉर्च लिया। अब टॉर्च को यहाँ से उन्होंने लगा दिया। टॉर्च बहुत ही फाइन थी, लेज़र तो उसमें डिस्कवर हुई नहीं थी, एक फाइन टॉर्च था। उस टॉर्च की रोशनी जब इस तरह से जाती हुई यहाँ से गई तो रोशनी उनको इस तरह दिखाई पड़ी कि वो इसके अंदर जा रही थी। मतलब ये जो पूरा पानी की धार थी, ये पानी की धार चमक रही थी। तो ये कैसे हुआ, इसमें उन्होंने ये दिखाया था टाउनसेंड ने इस प्रयोग के द्वारा कि जब हमारी प्रकाश इस पानी से होते हुए गुजरता है तो वो जब इस छेद से निकलता हुआ जो पानी है उसके अंदर ट्रैप हो जाता है, इसीलिए पानी की धार चमकती हुई दिखाई पड़ती है। अब इसके पीछे के क्या कारण थे उसके बारे में आगे लोगों ने बात की, लेकिन वो सबसे शुरुआती प्रयोग था जिसमें उन्होंने दिखाया कि ये जो पानी है, जो कि एक डेंस मीडियम, मतलब हवा की तुलना में तो डेंस मीडियम है, ये एक डेंस मीडियम है और ये अपने अंदर लाइट को ट्रैप कर सकता है। ये एक प्रयोग था जो कि शुरुआती आइडिया था। अब इसके पीछे हम बात करेंगे कि इसके पीछे जो घटना काम करती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाती है। लेकिन ये पहला आइडिया था ऑप्टिकल फाइबर की दिशा में। अब हम आ जाते हैं 1960 में। 1960 में आ जाते हैं और इस दौरान इस आइडिया का एक फिजिकल अपीयरेंस होना शुरू हो जाता है। तमाम तरह के साइंटिस्ट होते हैं, इसमें एक भारतीय कृपानी करके वैज्ञानिक थे, उनका भी इसमें नाम आता है। तो आइडिया ये था कि जिस तरह से ये पानी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, पानी पारदर्शी होता है, वो अपने अंदर लाइट को ट्रैप कर लेता है, ऐसे ही क्या कांच का अगर हम कुछ माध्यम बनाएं और उस कांच के माध्यम या बाद में प्लास्टिक के माध्यम में और उसके अंदर हम लाइट को अगर ट्रैप कर ले जाएं तो प्रकाश हमें मालूम है बहुत तेज़ चलता है। प्रकाश ना केवल तेज़ चलता है बल्कि प्रकाश की फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होती है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है फ्री स्पेस में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, हमको सबको मालूम है। साथ ही साथ इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, 10⁻15 हर्ट्ज़ 14 हर्ट्ज़ के रेंज में आपकी इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। अब फ्रिक्वेंसी का मसला ये है कि फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, अगर हम एक माइक्रोवेव की बात करें तो उसकी फ्रिक्वेंसी कि कई 100,000 टाइम ज़्यादा होती है वेलोसिटी लाइट की फ्रिक्वेंसी। लाइट मतलब ये वेवग्योर जो है आपका, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब जो है। तो जब हमारे पास माइक्रोवेव की तुलना में इन लाइट की जो फ्रिक्वेंसी होती है ज़्यादा होती है, इसका मतलब लाइट के पास इस बात की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके थ्रू भेजा जा सकता है।
जस्ट बिकॉज ऑफ द हायर फ्रिक्वेंसी लिमिट्स। तो अगर हम माइक्रोवेव के थ्रू अपनी सिग्नल भेज रहे हैं, इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, बजाय उसके अगर हम लाइट वेव का यूज करें तो हम इससे 100,000 टाइम ज़्यादा इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक तरह से कह लो डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट लाइट के साथ क्या है, लाइट को आप भेजो कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक। उसके साथ भी वही है कि लाइट जब जाएगा मीडियम से तो लाइट चलती बहुत तेज़ है, लेकिन मीडियम के अंदर उसकी स्पीड कम हो जाती है और उसका एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है। तो ऐसे नहीं कि आपने यहाँ से लाइट करी तो वो बहुत दूर तक चली जाएगी। अगर आप देखो हेडलाइट की बात देखो, जब ओस कोहरा होता है तो हेडलाइट जलती तो है, लेकिन उस कोहरे से कुछ मीटर दूर तक जा करके वो लाइट ख़त्म हो जाती है। आप उस लाइट में कोहरे में बहुत कम दूरी तक देख पाते हो। ठीक है, कोहरा नहीं है, थोड़ा सा मौसम साफ़ है तो आप थोड़ा ज़्यादा दूर तक देख पाते हो। ऐसा नहीं होता है कि आप अपनी मोटर बाइक या कार की हेडलाइट जला करके जितनी चाहो उतनी दूर तक देख सकते हो। उसकी भी एक रेंज है वो, जहाँ तक आप उसको साफ साफ देख सकते हो, क्योंकि लाइट जब मीडियम में गुजरती है तो एयर मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जस्ट लाइक साउंड वेव्स होते हैं। तो अब क्या हुआ, तो अब इसका तरीका ये हुआ कि अगर हम किसी तरह से ऐसा कोई चैनल बना ले, कोई ऐसा गाइडेड मीडियम बना ले जाएँ जिससे हो करके लाइट गुजर जाए। अब यहाँ हमारे सामने उसमें बहुत सारे चैलेंज थे। पहला तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खेल आएगा, क्योंकि इसके पीछे सिद्धांत जो काम करता है, प्रिंसिपल जो काम करता है, वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, और उसके लिए अपने आप में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की शर्तें होती हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब एक तरह से आप समझ लो डेंसिटी ऑफ मीडियम। आपने कहा कि हमारे पास एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसे मीडियम की बात कर रहे हैं जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी मतलब समझ सकते हो ना, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने उसके मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम एक अंदाज़ा बताएं, जैसे एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 माना जाता है। पानी है, प्योर वाटर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 माना जाता है। 1.33 कहने का मतलब ये है कि जो एयर के मॉलिक्यूल हैं, जो उनकी डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम, उसकी तुलना में वाटर के अंदर डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। कांच का और ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से डेंसिटी ऑफ मीडियम जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक तरह से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो जब हम इस बारे में सोच रहे हैं कि हम कोई ऐसा गाइडेड मीडियम बनाएं जिसके अंदर लाइट चले और चलती रहे, लंबे दूरी तक चले, कम से कम लॉस के साथ, तो अब सवाल होता है कि ये करवाया कैसे जाएगा। फिर सवाल होता है इसके लिए ज़रूरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो शर्तें हैं वो शर्तें कैसे पूरी की जाएं। फिर अगला सवाल आया कि अगर हमने शर्तें जान ली पैदा करना, फिर उसको इंडस्ट्रियल पर लेवल पे कैसे उसको प्रोडक्शन किया जाए। फिर जब प्रोडक्शन शुरू हो गया तो कैसे उसकी कॉस्ट कम की जाए, क्योंकि जब कॉस्ट कम होगी तभी वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा गहराई तक सोसाइटी में पेनिट्रेट कर सकती है। अगर हम चाहते हैं कि हम उस सुविधा का इस्तेमाल एक आम आदमी तक करें तो इसका मतलब हमें उस आम आदमी की अफोर्डेबिलिटी में उसको लाना पड़ेगा। तो कई सारे चैलेंज थे, 1960 से शुरू हुआ और अब धीरे धीरे करीब करीब आप कह सकते हो 35-40 सालों में होते होते आज की डेट में हम इस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सकते हैं। तो आज की डेट में अगर आप 5G, 4G और आने वाले समय में 6G इस तरह के अगर टेक्नोलॉजी का यूज करने की सोच रहे हैं तो इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि हम आज की डेट में ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन को अफोर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उसको एक बहुत ही सोसाइटी के फंडामेंटल लेवल पर हम उसको यूज कर पा रहे हैं। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर अपने आप में ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बैकबोन है आज की डेट में। आज की डेट में चाहे एनालॉग या मोर फ्रिक्वेंटली जो डिजिटल कम्युनिकेशन होता है, उस कम्युनिकेशन की जो जड़ बुनियाद है वो यही ऑप्टिकल फाइबर है। और आज की डेट में हम काफ़ी हद तक अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कर ले जा चुके हैं अच्छे से अच्छे ऑप्टिकल फाइबर बनाने के लिए। ऐसे ऑप्टिकल फाइबर जो कि इस तरह से नहीं कि उनको मोड़ दो तो बिल्कुल टूट जाए। आप अगर अपने घर में जियो फाइबर जो जियो की जो सेवा है इंटरनेट देने की, जियो फाइबर, उसका यूज कर रहे हो या किसी भी तरह से ऑप्टिकल फाइबर पर्पस से यूज कर रहे हो तो आपने इसी टेक्नोलॉजी का यूज करना इसका मतलब वहाँ पर शुरू कर दिया है। तो ये सब इसके कुछ डिटेल है, क्यों हम ऑप्टिकल फाइबर को पढ़ना चाह रहे हैं और किस तरह से ऑप्टिकल फाइबर ने अपना ये जो मॉडर्न शेप है ये कैसे इसने अडॉप्ट किया। अब हम पढ़ते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे इस पूरे डिस्कशन के दौरान। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझाने के लिए हम वापस चलते हैं अपने पुराने स्नेल के लॉ पर। स्नेल का लॉ क्या है? जैसे मान लो हमारे पास एक मीडियम की बाउंड्री है, सपोज ये आपका डेंस मीडियम है, ये आपका उसकी तुलना में रेयर मीडियम है, मान लो ये एयर है, ये हमारा H2O यानी पानी है, तो ये पानी है, ये हवा है। अब यहाँ पर इसकी सरफेस पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और हम यहाँ से एक एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ये है एंगल आई, क्योंकि इधर से ये लाइट जा रही है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये मीडियम कैसा है? रेयर मीडियम है। तो आपको मालूम है कि रिफ्रैक्शन का लॉ ये कहता है जब लाइट किसी रेयर मीडियम में जाएगी तो अपने सीधे रास्ते में ना जा करके नॉर्मल से दूर हट जाएगी, है ना, ये अपने रास्ते से डेविएट हो जाएगी। कितना डेविएट होगी वो इस बात पे असर करेगा कि इन दोनों मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनका रेशियो कैसा है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ आप देख रहे हो कि R इज ऑलवेज मोर देन I बिकॉज दिस इज द डेंसर मीडियम एंड दिस इज द रेयर मीडियम। अच्छा, अब आप क्या करिए, थोड़ी देर के लिए सोचो। आपको क्या करना है, इस पूरे डायग्राम को आप थोड़ा सा इसको ऐसा उठाएं, मतलब इस एरो को आप थोड़ा सा इस तरफ ले जाएं। तो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आप इसको ऐसे करोगे, इस लाइन को आप यहां शिफ्ट कर दो, तो अब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ये हो जाएगा। तो जब आपने इसको ऐसे किया तो इसी रेशियो में ये भी ऐसे मुड़ के यहाँ आ जाएगा, है ना। इसको आपने ऐसे बढ़ाया तो ऐसे आ गया, थोड़ा सा और ऊपर करो तो और ऐसे आ जाएगा। तो एक सिचुएशन हम ऐसी सोच सकते हैं कि हमने इसको उठाते उठाते रे को यहाँ ले आए, कुछ हमने ये एंगल कर लिया, मान लो ये एंगल आई है, इसको हम नाम देते हैं फाई सी। फाई सी क्यों? क्योंकि इस एंगल पर क्या हुआ, ये जो वाइट लाइन थी ये तिरछा होते 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 कहाँ आ गई, इस वाटर एयर के इंटरफेस पे आ गई, यानी आपका जो R है वो 90 डिग्री हो गया। तो इस पर्टिकुलर स्थिति में क्या हुआ, हमने एक ऐसा I यहाँ पर ढूंढ लिया, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस ढूंढ लिया जिस लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है। क्योंकि R हमेशा I से ज़्यादा होगा, इसलिए भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जब I आपने मान लो यहाँ I 10 था तो यहाँ R 20 था, 10 का अंतर था। हो सकता है आप I को यहाँ पर 80 डिग्री कर दो, तो चूंकि 10 ज़्यादा था तो R 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम उस एंगल को एक एंगल का नाम देंगे क्रिटिकल एंगल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल? वर्ड क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल का मतलब ये होता है कि ना मीडियम 1 ना मीडियम 2। जैसे हम कहते हैं कि मैच बहुत ही क्रिटिकल हो चुका है। अब मैच बहुत क्रिटिकल हो चुका है, इसका मतलब है आप बहुत ही श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हो कि टीम ए जीतेगी या टीम बी जीतेगी। ये पलड़ा किसी भी तरफ झुक सकता है, क्रिटिकल का ये मतलब होता है। तो क्रिटिकल बड़ा नाजुक सी स्थिति है। नाजुक सी स्थिति हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने एक ऐसी स्थिति पा ली है, एक ऐसा एंगल पा लिया है कि जब हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर हो गया, तो अभी जो रे है ना ये मीडियम 1 में मान लो एयर में है, ना मीडियम 2 मान लो वाटर में है। तो नाउ दिस इज द क्रिटिकल कंडीशन। अब आपने सोचा कि चलो और ऐसा करते हैं, हम अपने एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपने अपने एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा किया, तो जैसे ही आप इसको थोड़ा सा भी ऊपर करोगे, मान लो इसको थोड़ा सा और ऊपर करोगे, तो ये एंगल जो है 90 से बढ़ जाएगा। तो आपने इसको यहाँ किया तो ये एंगल 90 से बढ़ करके 100 हो गया। और अब आपकी जो इंसिडेंट लाइट थी वो भी वाटर में थी, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, अब रिफ्रैक्ट तो हुई नहीं, रिफ्रैक्टेड तो जब तक यहाँ थी तब तक यहाँ थी, अब वो रिफ्रैक्टेड जो हो गई है वो उसी मीडियम में आ गई जिस मीडियम से चली थी। तो वाटर से चली, एक एंगल पे टकराई और फिर वाटर में आ गई। तो ये स्थिति क्या हो गई है कि जब आपका एंगल थीटा मोर देन क्रिटिकल एंगल हो गया, ये थीटा एंगल मोर देन क्रिटिकल एंगल हो गया, तो हमारी जो लाइट की रे थी जो कि पहले वाटर से निकल करके एयर में जा रही थी, अब वो वाटर से ही चलती है और फिर वाटर में आ जाती है। ऐसा लग रहा है कि ये जो पानी की, अभी पानी ही है सब, लेकिन ये पानी की सतह ऐसा लग रहा है कि मिरर की तरह से काम कर रहा है।
एक इतना अच्छा मिरर, इतना परफेक्ट मिरर, जो कि जो भी लाइट इसके ऊपर गिर रही है उसको फिर से वापस से वो रिफ्लेक्ट कर दे रही है। तो इसमें ये पूरी तरह से परफेक्ट मामला लग रहा है, इसीलिए इसको हम टोटल कहेंगे। ऐसा नहीं हो रहा है कि 20%, 10% इधर चली जा रही है, 90% यहाँ आ रही। नो, इट सीम्स दैट कि ऑल 100% लाइट यहाँ से चली वाटर से और फिर वाटर में बेंड कर गई। तो ऐसा लग रहा है कि ना ये मिरर लगा है, मिरर की तरह से ये सरफेस बिहेव कर रही है। तो नाउ दिस इज कॉल्ड टोटल। इंटरनल क्यों कहते हैं? इंटरनल हम इसे इंटरनल इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस मीडियम से लाइट चली उसी मीडियम में वापस आ गई, मीडियम चेंज ही नहीं हुआ, तो सारा मामला अंदरूनी रहा, इंटरनल रहा। और रिफ्लेक्शन क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन ही हो रहा है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने के लिए आपके पास शर्त क्या है कि लाइट हमेशा किसी डेंसर मीडियम से जानी चाहिए, रेयरर मीडियम की बाउंड्री पे टकरानी चाहिए। इधर से आएगा तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हम इस तरह से, इस एंगल मतलब डेंसर से रेयरर की तरफ की हालात को देखेंगे, ये जरूरी है। और यही वो कंडीशन है जो कि ऑप्टिकल फाइबर की काम करने की जो वर्किंग प्रोसेस है उसका मूल है, उसका बेसिक यही है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कहानी ही वहीं पर काम देती है। तो पहली शर्त क्या है? लाइट को हमें कहाँ भेजना है? डेंसर मीडियम में। डेंसर से उसको रेयरर की बाउंड्री पर टक्कर करवानी है। और जब टक्कर हो तो जो टक्कर वाला एंगल होगा, इंसिडेंस एंगल होगा, इट मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा नहीं होगा तो लाइट क्या करेगी? लाइट दूसरे मीडियम में चली जाएगी, और फिर दूसरे में चली गई तो वापस से घूम के वापस आने का कोई और चारा नहीं बचता है। अच्छा, इसको आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसा देख सकते हैं जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, ठीक है। ये पानी भरा हुआ है इसके अंदर, और अब स्विमिंग पूल में बाहर हर तरफ लाइटें बुझी हुई हैं, कहीं लाइट नहीं जल रही। जो पूरा इंडोर स्टेडियम है वहाँ कोई कहीं लाइट नहीं जल रही, तो बाहर देखने पे आपको अंधेरा लगेगा कि भाई अंधेरा है बाहर। लेकिन इस स्विमिंग पूल के अंदर जो दीवारें लगी हैं वहाँ पर बल्ब लगे हैं, वाटर प्रूफ बल्ब लगे हैं, और वो बल्ब कुछ इस तरह से लगे हैं कि जो अंदर जलते हैं तो यहीं पर पानी की सतह से टकरा करके फिर अंदर ही अंदर वो लाइट को भेजते रहते हैं। इसका मतलब है कि जब एक स्विमर बाहर खड़ा होता है, यहाँ पर खड़ा है वो, तो उसको बाहर सब अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि सरफेस हिलती डुलती रहती है तो कहीं कहीं किसी हिलती डुलती सरफेस से बाहर लाइट आ जाती है तो एक लाइट की चमक उसको दिख रही है। द मोमेंट वो पानी के अंदर कूदता है तो वो देखता है कि अंदर ही अंदर लाइट तो बाकायदा रिफ्लेक्ट हो रही है, अंदर बाकायदा उजाला है, अंदर उजाला इन सारे बल्बों की वजह से ये हिस्सा चमकदार है अंदर। तो अंदर जब वो डिप करता है और देखता है तो उसको सारी दीवारें दिखाई पड़ती हैं, फर्श दिखाई पड़ती है, पानी में कोई एलिमेंट है वो दिखाई पड़ेगा, जैसे कि 3-4 बल्ब जले होने पर हम रूम में देख सकते हैं। लेकिन इसके बाहर उसको अंधेरा लगता है, बिकॉज ये बल्ब इस एंगल से लगाए गए हैं, ऐसा उनका फोकस सेट किया गया है कि वो लाइट को इस अंदर ही अंदर पानी की लेयर से टकरा करके अंदर ही अंदर उसको रिफ्लेक्ट करा दे, सो दैट ये लाइट जो जल रही है ये सिर्फ इतने एरिया के लिए ही लाइटिंग करते रहे। बाकायदा पूरे स्टेडियम और पूरे इंडोर उस सराउंडिंग को लाइटिंग करके बिजली कंज्यूम कराने कोई मतलब नहीं रह जाता। इस तरह की भी चीज़ें हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से होती हुई देख सकते हैं। तो अब इस आइडिया का इस्तेमाल कैसे किया गया ज़रा इसको समझते हैं। इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर के लिए कैसे इसका इस्तेमाल किया गया इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने एक मान लीजिए कांच का एक रीजन सेट किया, ये मुख्य हिस्सा है, कोर है, इसको हमने कोर कह दिया। फिर इसके ऊपर कांच का एक और रीजन हमने सेट किया, मान लीजिए इसको हम अलग थोड़ा सा दिखा दें तो ये आपका ये रीजन है और ये आपका दूसरा रीजन है, इसे क्लैडिंग कहते हैं, ये आपका क्लैडिंग है, ये आपका क्लैडिंग का हिस्सा है। और मान लो ये और इसकी एक्सिस है। अब यहाँ से एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो बाउंड्री है ये बाउंड्री किसकी है? कोर की। कोर का मान लो कोर के लिए μ0 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो ये है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μc है।
तो म्यू नॉट कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और म्यू सी क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और हमने क्या रखा है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा रख रखा है। और उस वजह से मान लो यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो यहाँ एक एंगल बनता है, एंगल मान लें क्रिटिकल टेम्परेचर, और वो है सपोज 57 डिग्री। तो इसका मतलब है कि अगर ये नॉर्मल जो आप बना रहे हो, इस नॉर्मल पे कोई लाइट गिरेगी एक ऐसे एंगल पर थीटा पर जो थीटा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, तो वो लाइट क्या करेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो कोर से जा करके कोर में ही घूम जाएगी। अच्छा, यहाँ पर लाइट 57 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे टकराए, भाई यहाँ पर ये एंगल जो है वो 57 से ज़्यादा हो, इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जब हवा से हम लाइट भेजें तो यहाँ पर एक एंगल होना चाहिए। जब आप एंगल यहाँ पे आई कुछ लोगे तो उस हिसाब से लाइट जब यहाँ जाएगी तो इसका एंगल आर होगा, चूँकि ये एयर है, ये डेंस मीडियम है, तो ये लाइट सीधे न जा करके थोड़ा झुकेगी। जब झुकेगी तो हम कितना आर रखें कि यहाँ का जो थीटा है ये 57 डिग्री से ज़्यादा हो, इसके लिए हमें एक आई डिसाइड करना पड़ेगा। समझ रहे हो, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, फिर से बताते हैं। हम चाहते हैं यहाँ जो थीटा हो ये 57 से ज़्यादा हो। अब यहाँ थीटा 57 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब है हम ये चाहेंगे कि यहाँ आर की वैल्यू एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा ना हो। आर की एक वैल्यू होगी, मान लो यहाँ आर की वैल्यू आई 30 डिग्री, तो अगर ये वैल्यू 30 डिग्री है तो तब ये जो लाइट जब यहाँ टकराएगी तो थीटा इसका 57 डिग्री से ज़्यादा बनेगा। अब यहाँ की वैल्यू आई 30 डिग्री हो, इसके लिए हमें आई की वैल्यू एक सेट रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर स्नेल लॉ काम कर रहा है। तो हम अगर उस आई से, जैसे हमने कहा आई की वैल्यू यहाँ आ गई मान लो 50 डिग्री सपोज, तो अगर आई की वैल्यू 50 आएगी, ठीक है, तो आर की वैल्यू 30 होगी, आर की वैल्यू 30 होगी तो थीटा की वैल्यू 58 होगी, जो कि 57 से ज़्यादा है, जो कि हम चाहते हैं। अगर आपने आर की वैल्यू 50 की बजाय 45 रखी तो उस स्थिति में आर की वैल्यू जो होगी यहाँ पर वो 30 की बजाय 25 होगी, और उस स्थिति में जब लाइट यहाँ टकराएगी तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। वेरी गुड, हमें ये वैल्यू थीटा 57 से ज़्यादा रखना है। इसके लिए हमें आर को 30 से कम रखना होगा, और इसके लिए हमें आई को इस 60 से कम रखना होगा। तो इस तरह से हम ये पाते हैं कि अगर हम यहाँ पर 60 के एंगल के अंदर किसी भी एंगल पे लाइट को भेज दें, किसी भी एंगल पे लाइट को भेज दें, तो वो लाइट यहाँ जाएगी, तो उसके लिए आर हमेशा 30 से कम होगा। इसका मतलब वो जब भी टकराएगी उसका थीटा 57 डिग्री से ज़्यादा होगा, और इसका मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ अपना पूरी तरह से काम करता रहेगा, और इसका मतलब ये निकलेगा कि लाइट इसी कोर के अंदर चलती रहेगी। तो अभी कैसे होगा मामला, मान लो ये कोर है हमारा, ओके, और ये हमारा क्लैडिंग है, मैंने इसको क्लैडिंग ऐसे दिखा दिया है। अब लाइट यहाँ पर उन सारे समीकरणों के आधार पर ये इस एक्सिस है, लाइट यहाँ पे गिरी, थीटा यहाँ बनाया 58 डिग्री, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, लाइट यहाँ टकराई, यहाँ थीटा बना 60 डिग्री, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ टकराई, थीटा बना 62 डिग्री 62 डिग्री हो गया, यहाँ पर 58 ही बना, चलो हो गया किसी तरह से। इस तरह से लाइट हर बार जब टक्कर मार रही है कोर क्लैडिंग की बाउंड्री पर, तो वो हमेशा थीटा की वैल्यू 57 डिग्री यानी कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, और इस वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता चला जा रहा है। अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से कहीं पर मान लो बेंडिंग की वजह से या और किसी वजह से, किसी इम्प्योरिटी की वजह से यहाँ पर लाइट टकराई और उस समय उसका थीटा हो गया 56 डिग्री, द मोमेंट थीटा 56 डिग्री हुआ यानी क्रिटिकल एंगल से कम हुआ, तो जो लाइट है वो इसी मीडियम में घूमने के बजाय क्लैडिंग में चली जाएगी, क्योंकि यहाँ थीटा कुछ 1-2 डिग्री हो जाएगा। जैसे थीटा 1-2 डिग्री हुआ तुरंत चली जाएगी क्लैडिंग में। एक बार जब वो क्लैडिंग में गई तो फिर वो क्लैडिंग के ऊपर लगी हुई जो जैकेट है, जो उसको कवर करता हुआ, जो हमने ब्लैक कलर का कुछ कवरिंग लगा रखा होगा, उससे टकराएगी और वहीं एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी कि इस लाइट रे की यात्रा यहीं पर रुक जाएगी। तो इस तरह से हम एक एंगल के बारे में बात करते हैं। तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एक्सेप्टेंस एंगल। नाम सजेस्ट कर रहा है इसके प्रकृति को भी। भाई थीटा 60 डिग्री है, अगर 60 से कम कोई भी एंगल पे लाइट भेजोगे
तो लाइट अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन को फुलफिल करेगी और करते हुए आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर आपने यहाँ थीटा ज़्यादा कर दिया, यहाँ थीटा 70 कर दिया, तो यहाँ लाइट 35 हुई, फिर यहाँ थीटा 50 डिग्री हुआ और लाइट चली गई क्लैडिंग में। तो हम ये चाहेंगे कि हमारा ये एंगल किसी भी लिहाज से एक्सेप्टेंस एंगल से ज़्यादा का ना हो, और ज़्यादा ना हो इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हम इस एक्सिस के नज़दीक रहें। जो एक्सिस है अगर 60 है तो क्यों रिस्क लो 60 तक जाने की, आप उसको एक्सिस के साथ ना 60 तक पहुँचो, आप उसको 30, 40, हद से हद 50 की रेंज में रखो। तो 30 से 50 की रेंज में रखोगे तो आप इस बारे में श्योर रहोगे कि लाइट अंदर जाएगी तो TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फुलफिल करती रहेगी वहाँ पर। दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ दिस होल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इतना रखते हैं यहाँ पर। इसके बाद जो इसके न्यूमेरिकल अपर्चर और वो जो बाकी सब एक्सेप्टेंस कोन वाली चीज़ें हैं, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगले पोर्शन में। ओके।